नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे ओवरी कैंसर के बारे में। ओवरी कैंसर जो महिलाओं में बढ़ने वाली आज तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है। पूरे देश में 3% ऐसी महिलाएं हैं जो कि हर साल ओवरी कैंसर से ग्रसित होती हैं और उसका पेन क्या होता है, इस बात को समझ पाना तभी संभव हो पाएगा जब हम उनसे बात करेंगे और उनकी रिपोर्ट्स को जानेंगे। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो कि ओवरी कैंसर से निजात पा चुकी हैं। और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के अटेली मंडी में और अभी मैं मौजूद हूँ आरआर हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद मैम। सर, जैसे मैंने कहा कि लगातार साल में 3% ऐसी महिलाएं हैं जो ओवरी कैंसर से ग्रसित हो रही हैं और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी बीमारी के तौर पर देखा जाता है महिलाओं में होने वाली। तो आखिर ये ओवरी कैंसर होता क्या है और क्यों इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये ओवरी कैंसर होने का मेन कारण है फैलोपियन ट्यूब या ओवरी के आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो अनावश्यक रूप से इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, तब वहाँ ट्यूमर बन जाता है। अच्छा। उससे ही ओवरी कैंसर, उससे ओवरी कैंसर बन जाता है। आमतौर पे ये बड़ी जटिल समस्या है जिसका इलाज शुरुआत में बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लक्षण इसके हैं कि बार बार पेशाब का आना, थकावट का होना, कमजोरी का होना, उल्टियाँ होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें इनसे, ये लक्षण जब हमें हों तो हमें ज़रूर टेस्ट करा लेनी चाहिए। पहले से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी, ख्याल रखना चाहिए पहले से ही। तो क्या ओवरी कैंसर में खान पीन का भी कोई बहुत बड़ा महत्व होता है? खान पान का तो हर चीज़ में ही बड़ा महत्व है, हर बीमारी में महत्व है खाने पीने का। तो खाना पीना और हमारी दिनचर्या, इनकी तो अहम भूमिका है। बीमारियों से, आज इन बीमारियों से बचने के लिए तो हमें इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने खान पान और दिनचर्या को। अगर हमने अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित नहीं किया तो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही हो जाए, ज़रूरी नहीं सबको टीबी ही हो जाए। बीमारी होने का कारण क्या है? कोई भी बीमारी बनने का कारण है हमारे वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना, इनका संतुलन बिगड़ जाना। और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे अच्छे वाले सेल्स बॉडी के वो कमज़ोर होने लगते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। इम्यूनिटी जब हमारी कमज़ोर होने लगेगी, हमारे अच्छे वाले सेल्स कमज़ोर होने लगेंगे तो किसी भी बीमारी के सेल जो उसके आसपास सराउंडिंग उसके घूम रहे हैं वो उनको खा जाएंगे, उन सेल्स को ख़त्म कर देंगे, अच्छे वाले सेल्स को, और अपना साम्राज्य बना लेंगे वहाँ पर। वही बीमारी हमें लग जाएगी। अगर वो सेल्स हमारे अच्छे वाले सेल्स को मारने वाले सेल्स टीबी के हैं तो टीबी हो जाएगी, मलेरिया के हैं तो मलेरिया हो जाएगा, कैंसर के तो कैंसर हो जाएगा। यही तो बीमारी के खेल है। बीमारी होने का मेन कारण वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना। और जो वेदर है उसका भी कोई रोल होता है? आजकल का मौसम देख रहे हैं, पॉल्यूशन से भरा हुआ है, चारों तरफ हम सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इसका भी सबसे बड़ा कारण है? आजकल तो अनेकों कारण हैं इन बीमारियों के बढ़ने के। आज ये जो मौसम है जी, अब इतना स्मोक जमा हुआ है, अभी दिसंबर भी शुरू नहीं हुआ है और इतना प्रदूषण है कि सांस लेने में कठिनाई आ रही है। छोटे बच्चों को तो इतनी बहुत भारी प्रॉब्लम है। अब ये प्रदूषण सरकार कहती है पराली से है, किसान कहते हैं ये गाड़ियों और फैक्ट्रियों से है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी तो चल रहे हैं। बाकी प्रदूषण तो है ही है। अब किस कारण से है ये जानना तो अपने पास तो इतना वो नहीं है ना। बिल्कुल सर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इससे निकला जाए? क्योंकि एक ये चीज़ माइंडसेट है कि अगर कैंसर एक बार हो गया तो वो अगर एक बार ट्रीट भी हो जाता है तो वो दोबारा आ सकता है, तो क्या ऐसा है? और अगर ट्रीट होने के बाद क्या वो वापस आ सकता है? नहीं, कैंसर का देखो, मैं अब ये कहूँ कि कैंसर दोबारा आ जाता है या किसी दूसरी पैथी की बुराई करूँ, वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन किसी भी, सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ के कैंसर को ख़त्म करने की ताकत किसी भी पैथी में नहीं है। तो इतनी जानकारी, मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी पैथी में उसको जड़ से ख़त्म करने की ताकत नहीं है। और लगातार दोबारा जैसे हम किसी भी पैथी से ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे हम कीमोथेरेपी लिया,
या रेडियोथेरेपी लिया या सर्जरी करवाई, कुछ भी हम करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि कीमोथेरेपी में वो करते हैं सेल्स को मारने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। रेडिएशन में भी ऐसा ही होता है, तो उसमें वो हमारी बॉडी के अच्छे वाले सेल्स भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। अब वो सेल्स जो बीमारी के सेल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं, वो ख़त्म नहीं होते, कुछ समय के लिए बेहोश होते हैं, 2, 4, 6 महीने के बाद में फिर वो पनप जाते हैं। और अच्छे वाले सेल्स जो हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं वो दोबारा नहीं पनपते एक बार ख़त्म होने के बाद में। तो ये एक विशेष बात है और हर पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर से मौत नहीं होती, मौत होती है उसकी ट्रीटमेंट की जटिल प्रक्रिया से या डर से। जब लगातार सर्जरी वगैरह कराते हाँ, वो झेल नहीं पाते, पेशेंट झेल नहीं पाता और वो आखिरी में उसको मरना ही पड़ता है। आपने कहा कि आयुर्वेद के पास इसका एक सटीक इलाज है और आप हालिया ही पेशेंट के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, तो क्या उन पेशेंट के बारे में जान सकते हैं कि जो आज ठीक हैं, स्वस्थ हैं? नहीं, पेशेंट देखो अपनी जो है कैमरे के सामने आने में उसको झिझक होती है, अपनी प्राइवेसी नहीं वो लीक करना चाहता। मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, 1-2 रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं अभी हाल ही में। रिपोर्ट तो काफ़ी थी लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जो पेशेंट 3-4 महीने के दौर में ही ठीक हुए हैं। जी, तो वो रिपोर्ट्स आप दिखा सकते हैं? अब मैं वो रिपोर्ट आपको अवेलेबल करवाता हूँ। मिसेज पूजा छत्तीसगढ़ से है, इनको ओवरी कैंसर था। अच्छा। ये उनकी पुरानी रिपोर्ट है 4/7/2023 की और ये 24/11/2023 की, CA125। इसको हम हिडन कैंसर भी कहते हैं, ओवरी कैंसर को। जी, ये पुरानी रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर 425 थी और ये अभी की है 32.1। ये सिर्फ कितने महीने के अंदर में है सर? ये इम्प्रूवमेंट लगभग आप 5 महीने समझो, 4.5-5 महीने इन्होंने दवाई खाई है। 4 महीने दवा खाने के बाद में 5वें महीने की दवा लेके गई है और उनकी ये रिपोर्ट है। और 40 ईयर अबव जो हैं ये यहाँ पर पेशेंट हैं और रिपोर्ट आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिर्फ कुछ दिनों के अंदर में यानी 100+ डेज़ के अंदर में यहाँ 450 जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 32 पर आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, इन्हें कब से ये प्रॉब्लम थी, आपको कुछ जानकारी होगी? काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही थी, 3-4 साल से इनको प्रॉब्लम थी। अच्छा, और इन्होंने कीमो वगैरह करा लिया था? हाँ, कीमो वगैरह करवा लिया था इन्होंने, अपने सारे प्रयास कर लिए थे, इधर उधर से कहीं से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक काफ़ी दवाइयाँ ले चुकी थी जी। उसके बाद में किसी को इन्होंने सजेस्ट किया, यहाँ का एड्रेस दिया, तो ये एक बार आई, उसके बाद में ऑनलाइन दवाइयाँ लेती रही है। अभी जब वो आई कि टेस्ट वगैरह करवाया, ये लेके आई है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपका इंटरव्यू हो जाए, तो नहीं, हम नहीं, अपनी प्राइवेसी नहीं, हम हाँ, मना कर दिया उन्होंने। मगर चलो कोई बात नहीं, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसी में खुशी है हमें तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब आपके पास आई थी तो कंडीशन क्या थी पेशेंट की? काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी आपके लिए संभालना? शुरू में तो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन थी उसकी। वो तो एडमिट होने के चक्कर में आई थी कि आप कितने दिन एडमिट करोगे। मैं कहा जी हम एडमिट नहीं करते पेशेंट को, आप ये दवा लो। उनको भरोसा नहीं था कि हम दवा लेके जाएंगे, और महंगी भी लग रही थी दवा, 9,000 रुपये की दवा उनको महंगी भी लग रही थी कि 1 महीने में ठीक ना हुए तो जी कोई गारंटी है जी? मैं गारंटी तो मेरी अपनी भी नहीं है कि मैं कल यहाँ बैठा पाऊँ, नहीं बैठा पाऊँ। अगले सांस का ही भरोसा नहीं है, गारंटी कोई नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि 1 महीने के दौर में मुझे कुछ रिजल्ट मिला है तो नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना, बिल्कुल नहीं कहीं और ट्रीटमेंट ले लेना। यही तो कर सकता हूँ ना, मैं दावा तो नहीं कर रहा कि आपको 100% में ठीक ही कर दूँगा, ना मैं एडमिट करता हूँ। बाहर से आए हो, थके हारे हो, तो आप 1 दिन 2 दिन या रेस्ट करके जा सकते हो वापस। लेकिन आप जो है ये काम जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी दिनचर्या का, आपके परहेज़ का, आपके खाने पीने का, ये सिर्फ आप अपने घर पे रह के ही कर सकते हो, यहाँ नहीं हो सकता। बिल्कुल। बात अगर भरोसे की भी है तो वो हर जगह से जब हार के आई हैं यहाँ पे, तो भरोसा ऑब्वियस सी बात है सर, करना भी पड़ता है। जब आदमी हर जगह से थक हार जाता है तो सोचता है यहाँ भी आजमा के देख ले। बिल्कुल, कहीं भी किसी के साथ भी सिचुएशन हो तो यही करेगा। बिल्कुल सही बात है। और सर आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या उन्हें कंसल्टेंट आपने क्या कंसल्ट किया? दवाइयाँ जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कैसे दवाइयाँ दी, सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ बताइए। ये जो दवाइयाँ हैं, ये आपको जो नज़र आ रही है 1 नंबर की दवा है,
ये दवा मैं सुबह देता हूँ खाली पेट। अच्छा। इसकी डोज होती है 2 ढक्कन, आधा कप गुनगुना पानी प्लस इसके साथ 2 टेबलेट, 2 घनवटियाँ। अच्छा। ये सुबह खाली पेट लेनी होती है। ये तुलसी और हल्दी प्लस गोमूत्र, 4 प्रकार की औषधियाँ होती हैं इसमें, सभी प्लस सौंफ प्लस जीरा। अच्छा। इसका गोमूत्र के अर्क में, गोमूत्र में ये हम चारों औषधियाँ डाल के उसका अर्क तैयार करते हैं। इसमें करक्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है गोमूत्र में, और करक्यूमिन कैंसर को हराने में सक्षम है। ये कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती है। लेकिन किसी भी तरीके के गौमूत्र से नहीं, इस बात की किसी जानकारी भी तरीके के गौमूत्र से नहीं। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, इसके बारे में बार बार एक ही बात को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता सर। लेकिन फिर भी कुछ न्यू व्यूअर्स जब जुड़ते हैं तो उनके लिए भी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके के आप गौमूत्र का इस्तेमाल ना करें। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे प्रोसेस देख पा रहे होंगे, उन्हीं प्रोसेस को किए गए गौमूत्र का इस्तेमाल करें। और अगर आपको गौमूत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे ही चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो सर ने दिए हैं, जिनमें उन्होंने अपने पूरे मेडिसिन को कैसे बनाने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दी है। तो चलिए इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आपने ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या दिया था? चलो मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, आपको गौमूत्र के बारे में भी थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि कम से कम देसी गाय हो। जी। काली अगर गाय होती है तो दी बेस्ट है, देसी। अच्छा। वो नस्ल कोई भी है, थार पारकर है, गिर है, साहिवाल है, राठी है, हो हिंदुस्तानी देसी गाय, बिल्कुल। जिसकी पीठ पे कुबड़ जरूरी है होना। अच्छा। उस कुबड़ की विशेषता ये है कि जब वो सूर्य के 3 नाड़ी के संपर्क में आता है ना गाय, तो उसमें से एक केमिकल तैयार होता है करक्यूमिन, जो कैंसर को हराने में सक्षम है। बिल्कुल। एलोपैथ में डॉक्टर नहीं मानते थे इस चीज़ को, मानने लगे हैं। वो हमें उसी गाय में मिलेगा जो देसी होगी। वो हमें सुबह सुबह का लेना पड़ता है। गाय बीमार ना हो, 2 साल से कम बच्चियाँ ना हो, बिल्कुल। प्रेग्नेंट ना हो, 45 दिन तक नहीं लेना पड़ेगा, उसका बेकार है। ब्याही हुई भी ना हो, 45 दिन तक छोड़ना पड़ेगा। ब्याहने वाली भी ना हो, बीमार भी ना हो, सुबह सुबह का ले, मिट्टी या कांच के बर्तन में ले, और एक बार का लिया हुआ गौमूत्र एक ही बार में सेवन कर सकते हैं। और उसको भी ऐसा नहीं कि हमने लिया और सीधा पी गए, उसको ऐसे नहीं पीना चाहिए कभी भी। वो गौमूत्र नुकसान करेगा, बिल्कुल फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करेगा। अगर घरेलू ट्रीटमेंट आदमी को लेना है, किसी भी पेशेंट को लेना है, तो उसका सारा अमोनिया ख़त्म करें और उसमें 10 या 15 ml ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा, वो उसका सेवन हो। नहीं बचेगा नहीं, उसका अमोनिया ख़त्म कर दें बस, तो ज़्यादा भी जाएगा, पता नहीं कितना करेगा वो। लेकिन उसको बचा के नहीं रखना हमने नेक्स्ट टाइम के लिए कि हमने बचा के रख लिया, क्योंकि रख तो है नहीं वो। कुछ देर के लिए हम उसको गर्म करते हैं, अमोनिया ख़त्म करते हैं, 1 चम्मच उसमें हल्दी डाल लें। हल्दी और गौमूत्र में सबसे ज़्यादा करक्यूमिन पाया जाता है। हल्दी का सेवन भी हो सकता है साथ में? हो सकता नहीं, ज़रूरी है इसके साथ। ज़रूरी है, मतलब डाल के ज़रूरी है जी। उसके बाद में खाना खाने के बाद में ये 2 नंबर की दवा है, पुनर्नवा नाम है इसका। 10-11 प्रकार की इसमें औषधियाँ होती हैं। इसके साथ 2 घनवटियाँ होती हैं, 2 गोलियाँ होती हैं। ये जैसा इसका नाम है पुनर्नवा, नवजीवन, मरे हुए आदमी को भी एक बार जिंदा करता है, शरीर के समस्त रोगों को ख़त्म करती है और ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। फिर मैं 12 बजे, अच्छा ये एक साथ साथ ये बता देता हूँ कि ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ, ये खाने पीने के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 12 बजे ही लेनी है। ये आप जब खाना खाते हैं, खाना खाते हैं उससे 1 घंटे पहले या उससे 1 घंटे बाद इसका सेवन करना होता है। अच्छा। इस दवा का नाम है सरफगंधा। सरफगंधा एक औषधि है जो गौमूत्र में तैयार की जाती है। इसके साथ 2-3 औषधियाँ और डलती हैं, प्लस में जीरा और सौंफ भी डाला जाता है कि इसमें समाइल न रहे, तब इसका अर्क तैयार होता है। ये ब्लड को पूर्ण रूप से संचालित करती है, पतला करती है। अगर कहीं गाढ़ा थक्के जमे होते हैं तो उसको भी ख़त्म करती है। तो मतलब हार्ट से भी आप हार्ट की प्रॉब्लम से भी जी 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 जी। उसके बाद में ये 4 नंबर दवा है। किसी भी प्रकार की शिस्ट हो शरीर में,
ट्यूमर हो, जी, इसे कहते हैं कांचनार, कांचना, ये भी गौमूत्र में तैयार किया जाता है। जी, इसमें भी 4-5 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। जी। कांचनार एक लकड़ी का नाम है शायद। औषधि कहेंगे हम तो, औषधि आप कहेंगे। लकड़ियाँ कहें, कुछ भी कहें, औषधि है हमारे लिए। बिल्कुल। हाँ, फिर ये कैल्शियम है। अच्छा। ये कैल्शियम मैं बताता हूँ, जूस के साथ लें इसको। ये चूरने से तैयार होती है। चूरने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। चूना। अच्छा। तो ये तो पीने की, और इनके साथ, सबके साथ 2-2 गोलियां हैं हर दवा के साथ। अच्छा। इसके साथ कोई गोली नहीं है। ये 2 बजे तक का मेरा टारगेट होता है दवा देने का। रात को सोने से पहले 1 चम्मच ही है ये पाउडर AHB। आम भाषा में हम इसे त्रिफला कह सकते हैं, लेकिन साधारण त्रिफला नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल है वो चीज़ नहीं है। औषधियाँ तो वही है, इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है। पहले इसको हम गौमूत्र में भिगोया जाता है 5-7 दिन के लिए, कम से कम सप्ताह भर के लिए। उसके बाद छाया में सुखाया जाता है, फिर इसकी पिसाई होती है। अच्छा। 1 चम्मच रात को, ये संपूर्ण पेट की बीमारियों को ख़त्म करता है, जितने प्रॉब्लम हो। इस 2 नंबर की दवा का और इस पाउडर का इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का लीवर फैटी है, इनलार्ज है, जी, कब्ज की शिकायत है, ख़त्म कर देगा। इनमें इतनी ताकत है, अगर किसी बढ़े हुए लीवर को भी नॉर्मल शेप में कुछ समय दवा खाने के बाद में 3-4 महीने लगातार नॉर्मल शेप में ले आएगा। उसके बाद आती है ये दवा, ये रात को सोने से पहले। नासिका। ये नाक और नाभि में 2-2 ड्रॉप डालनी होती है। देसी गाय का घी प्लस पंचगव्य, जी, प्लस 2-3 प्रकार की और औषधियाँ हैं इसमें, 4 प्रकार की। जी। ये दवा रेडिएशन से तैयार होती है, सूर्य की रेडिएशन से। अच्छा। बनाने को हम चूल्हे पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है जितनी धूप में बनेगी। धूप में जितनी बनेगी। और इस दवा को बनने में 45 दिन का समय लगता है। इसके अलावा इस बीमारी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूपी बिहार से, जिनको मुंह में, जीभ पे, गले में, वकर्स में, मसूड़ों में जी, कैंसर है, जख्म बना हुआ है, उनके लिए ये स्प्रे कारगर है। ये हम बना स्प्रे है, ये हम बनाते हैं गेंदा के फूल प्लस हल्दी प्लस गोमूत्र। अच्छा। उससे तैयार होता है ये। बहुत खूब। और सर आखिरी मतलब अगला सवाल ये है, जैसे हरियाणा में हम ट्रीटमेंट तो सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। हरियाणा में आप मौजूद हैं, यहाँ के आसपास के लोग आ सकते हैं। दिल्ली में आपका इंटरव्यू हमने किया था नागलोई में, वहाँ के आसपास के लोग आ सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो दिल्ली में या फिर हरियाणा में आने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या वो आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करके वो दवाइयाँ शुरू कर सकते हाँ, हैं? बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो मेरा ये देख के यूट्यूब चैनल पे मेरा इंटरव्यू देख के उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सेंड करते हैं। अच्छा। रिपोर्ट के आधार पे मैं उनको दवा देता हूँ। 3-3, 4-4 महीने से दवा चल रही है उनकी, कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था है हमारे पास। और फिर यहाँ पे आप साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं? एडमिट करने की यहाँ हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। घर पे जो देखभाल होगी कैंसर पेशेंट की, वो यहाँ नहीं हो सकती। और हम कितने पेशेंट को एडमिट करेंगे यहाँ? बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास जानकारी के लिए, साथ ही इस रिपोर्ट के लिए कि सिर्फ 100+ डेज़ के अंदर में जो है कोई ओवरी कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे। धन्यवाद। तो ये थी वो पूरी जानकारी, और साथ ही ओवरी कैंसर जो आज महिलाओं में फैलने वाली तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है, उसका इलाज यहाँ पर आयुर्वेदा में मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। आप सालों से कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कीमो और रेडियोथेरेपी आप कराते हैं, और उसके बावजूद भी
सटीक इलाज मिलता है या नहीं मिलता है, यह आप साफ तौर पर जानते हैं, लेकिन हमारा काम है आपको जानकारी देना और इस जानकारी को अपनाना है, समझना है और उसके बाद ही कोई स्टेप लेना है, ये आप सोचेंगे। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।